नाम है रिकरेंट और हैबिचुअल। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि रिकरेंट। तो रिकरेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब बार बार हो रही हो, राइट। तो रिकरेंट का मतलब ही है कि कोई चीज बार बार हो रही हो। तो कौन सी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप खुद से बना सकते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन पेशेंट एबॉर्ट स्पॉन्टेनियसली, यानी नेचुरली, स्वतः, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस का ही टाइप है रिकरेंट वाला। ठीक है, तो जब पेशेंट क्या है, जो स्पॉन्टेनियसली यानी स्वतः ही बार बार अबॉर्ट कर रहा है। तो बार बार से मतलब किसी ने पूछा कि सर कितनी बार पे हम इसे रिकरेंट में रखेंगे, अगर मान लो किसी ने 2 बार अबॉर्ट कर दिया तो हम रखेंगे नहीं। तो इसका आंसर है कि जो रिपीट कर रहा है वो क्या, 3 टाइम्स और मोर। यानी कोई पेशेंट है उसने 3 बार और उससे अधिक अबॉर्ट कर दिया है, तो उस केस को हम किस में रखेंगे, रिकरेंट एबॉर्शन में वो रखा जाता है। ठीक है, तो इसके कॉज की बात करें तो कॉज क्या हो सकते हैं। अगर कोई जैसे मान लो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी बार बार एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, जैसे मैंने कल ही बताया था पीआईडी वगैरह हो गया, या यूट्रस में कोई भी, यानी उसकी पेल्विक स्ट्रक्चर में कोई भी इन्फेक्शन है, तो वहां पे भी रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। और क्रॉनिक मैटरनल इलनेस। ठीक है, तो क्रॉनिक का मतलब क्या है, पुराना। मैटरनल का मतलब होता है मदर, और इलनेस का मतलब होता है बीमारी। यानी उसकी जो मदर है, मदर यानी जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है, अगर उसे कोई पुरानी बीमारी से वो ग्रसित है तो वहां पे भी रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, चलो। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ओके, इसलिए हार्मोनल लेवल्स को चेक करने के लिए, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल क्यों करा रहे हैं भाई, क्योंकि हमने इसके कॉज में क्या पढ़ा था कि मे बी जो पेशेंट है अगर वो डायबिटिक है तो वहां पे भी क्या है, ये हो सकता है। ठीक, उसके अलावा क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी तो कराते ही कराते हैं। तो ये हमारे रिकरेंट एबॉर्शन का जो है डेफिनेशन रहा। उसके बाद हमने कॉज देखा, देन उसके बाद हमने क्या है, इन्वेस्टिगेशन देखा, राइट। अब नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये 5 नंबर का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिकरेंट एबॉर्शन के बारे में। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि देखो, हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट आप लिखो किसी भी चीज का, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला एक पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट होता है। यूनिवर्सल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन्हें हम कहीं भी चेप सकते हैं, कहीं भी उन्हें लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि फाइंड द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। मींस जो भी बीमारी का कॉज है उसको आप पता कीजिए और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। मान लो रिकरेंट एबॉर्शन जो है डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो हमें किसको करेक्ट करना होगा, डायबिटीज को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। तो रिकरेंट एबॉर्शन अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मान लो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो हमें उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे तो उसमें फीमेल में एबॉर्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फाइंड द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे चलना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट का फंडा क्या है, लिखा है कि वंस ए न्यू प्रेगनेंसी स्टार्टेड, यानी जैसे ही नई प्रेगनेंसी स्टार्टेड होती है तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इज डन एज पर द आइडेंटिफाइड कॉज। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आइडेंटिफाई द कॉज, यानी जो भी कॉज है बीमारी का उसको पता करके हम वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, जो मैंने बोला वही यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो किससे, आर ट्रीटेड बाय मेडिसिन एंड बेड रेस्ट। तो हम उस फीमेल को अगर कोई इन्फेक्शन है या हार्मोनल डेफिशिएंसी यानी हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है, तो उस केस में हम उसका ट्रीटमेंट जो है कुछ मेडिसिन से और बेड रेस्ट वगैरह से वहां पे करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, इसमें जो हम सर्जरी करते हैं वो मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। ठीक।
तो नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल इंकोम्पिटेंस। ठीक है, तो सर्वाइकल इंकोम्पिटेंस का मतलब होता है कि जब सर्विक्स है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यूटेरस हो गया मान लो आपका, इसका लोअर एंड पे यूटेरस की ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। अगर ये ओपन रह जाएगी, ठीक है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि भाई जैसे गेट है ना, वो वाला बच्चा है कि बच्चा अंदर है उसके और वो बाहर निकल जाएगा, तो उसी तरीके से क्या है कि अगर सर्विक्स ओपन है तो बार बार एबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो उसी सर्विक्स को क्लोज करने के लिए कुछ यहाँ पे स्विचर्स लगाए जाते हैं, स्टेसिस लगाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं सर्वाइकल सर्किलिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इन केस अगर सर्विक्स ओपन है तो हम क्या करेंगे, सर्जरी ऑफ सर्विक्स, यानी जो सर्जरी है सर्विक्स की वो हम करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेसिस हमें यहाँ पे लगाने होंगे ताकि जो ये जो सर्विक्स है ओपन हुई है वो क्या है, क्लोज हो जाए। ठीक, एक सेकंड। तो सर्वाइकल सर्किलेज यहाँ पे थोड़ा मैसी मैसी लिखा हुआ है, थोड़ा समझना। सर्वाइकल सर्किलेज क्या है, सर्जरी है सर्विक्स की। इसे हम दो तरीके से स्टेसिस लगा सकते हैं। अगर मान लो स्टेसिस मतलब आप समझते होंगे, स्टेसिस टाँके जिन्हें बोलते हैं, अगर ये जो स्टेसिस है वो क्या है, किसमें, राउंड शेप में लगाया आपने। ठीक है, राउंड का मतलब होता है ऐसे गोले। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिरोडकार प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सिरोडकार प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है सिरोडकार प्रोसेस, यानी राउंड शेप में हम क्या स्टेसिस लगा रहे हैं। देखो वो भी लिखा हुआ है राउंड शेप। उसके अलावा अगर आप जो स्टेसिस है वो क्या है, स्टार फॉर्म में लगा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से स्टार, ठीक है, स्टार फॉर्म में अगर आप लगा रहे हो तो इस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि सर्विक्स की सर्जरी करते हैं उस सर्जरी का नाम है सर्वाइकल सर्किलेज। ये दो टाइप से होती है। पहला मैकडोनल्ड जिसमें हम जो स्टिचेस है वो स्टार शेप में लगाते हैं। दूसरी क्या है, थ्रोटकार प्रोसेस जिसमें हम जो स्टिचेस है वो क्या है, राउंड राउंड शेप में लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो क्या किया हमने, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग थी उसको स्टेसिस लगा के विद स्यूचर्स, तो हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अब देखो हमने जो, मान लो जो गेट है उसका दरवाजा क्या है, हमने बंद कर दिया है, तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। तो बच्चा नॉर्मली बाहर कब आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी जो होती है 37 to 40 वीक्स की मानी जाती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो हमें क्या है, 37 to 40 वीक्स पे यहाँ पे बच्चे आने की, बाहर आने की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि नॉर्मल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही 37 वीक होंगे हम इन स्टेसिस को काट देंगे, ताकि अगर डिलीवरी होनी होगी तो वो हो जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 37 वीक में हम इनको क्या है, रिमूव कर देंगे। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है, वो क्या है कि अगर जो वुमेन है, अगर आपको पहले आपको अपने पेशेंट है उसे पूछना होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम भी कंसीव करना है, मीन्स दूसरा बच्चा आपको चाहिए। अगर वो फीमेल कहती है कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो हमें क्या करना है, अल्टरनेट प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है। वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ वुमेन आगे प्रेगनेंसी चाहती है, यानी वुमेन जो आगे प्रेगनेंसी चाहती है, तो हम क्या करेंगे, उन फ्यूचर्स को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे भी अगर हम अभी रिमूव कर देंगे तो आगे प्रेग्नेंट फिर नहीं हो पाएगी, फिर अबॉर्ट हो जाएगा। तो रिमूव नहीं करेंगे। तो भाई अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ये वाली डिलीवरी कैसे होगी, तो ये वाली डिलीवरी हम कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे, प्रेगनेंसी को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, यानी ऑपरेशन करके उसके बच्चे को बाहर निकालेंगे, नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर इन केस वो आगे प्रेगनेंसी चाहती है तो। ठीक, तो ये क्या हमने पढ़ा, रिकरेंट